हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा आपकी महत्वपूर्ण तरीका से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सांस्कृतिक, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो दोस्तों इसमें भी दो प्रकार के सांस्कृतिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उत्तर वैदिक सांस्कृतिक और है ना ऋग वैदिक सांस्कृतिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न रहा था दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। करा उत्तर वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है दोस्तों। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच, है ना, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक यानी वैदिक सांस्कृतिक जो चली थी दोस्तों लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच चली थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि उत्तर वैदिक सांस्कृतिक का काल बताना है। तो उत्तर वैदिक सांस्कृतिक दोस्तों, वैदिक सांस्कृतिक दो प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी वैदिक जो होती है, वैदिक सांस्कृतिक दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की। तो पहला होता है कौन सा? ऋग वैदिक सांस्कृतिक। क्या होता है दोस्तों? पहला ऋग वैदिक सांस्कृतिक, या उसे हम लोग पूर्व वैदिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्व, क्या बोलेंगे? पूर्व वैदिक सांस्कृतिक, पूर्व वैदिक सांस्कृतिक। ठीक है। इसका दोस्तों जीवन अवधि कितनी होती, सॉरी इसकी काल कितनी तक चली थी? तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों कितनी तक चली थी? ये 1000 ईसा पूर्व तक चली थी। 1000 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक है। उसके बाद कौन सा चली थी? उत्तर वैदिक सांस्कृतिक। तो उत्तर वैदिक सांस्कृतिक दोस्तों कब से चली थी? तो उत्तर वैदिक सांस्कृतिक जो चली थी वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? वी इज द राइट आंसर। 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 करा ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है। दोस्तों ऋग वैदिक सांस्कृतिक बोले या पूर्व उत्तर वैदिक सांस्कृतिक बोले, बात एक ही है दोस्तों। तो ये अभी अभी मैंने बताया पहला प्रश्न में, तो ये हो जाएगा आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। ऋग वैदिक सांस्कृतिक का 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच काल माना जाता है। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 होगा। प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है, पुरोहित या विद्वान। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी इज द राइट आंसर, श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्योंकि उस समय आर्य लोग जो थे दोस्तों कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग जो थे यूनान, यानी यूनान के ग्रीस के देशों से आए थे, यानी पूर्व उत्तरी देशों से आए थे। ठीक है। और ये भारत में कहाँ से प्रवेश किए थे दोस्तों? तो ये भारत में पंजाब से प्रवेश की थी, याद रखिएगा। किससे? पंजाब से। और ये पंजाब में ही अपना क्या किए दोस्तों? निवास स्थान भी बनाए थे। ठीक है। इसलिए आर्यों को आने के आधार पर ही भारत का नाम आर्यावर्त रखा जाता है। क्या रखा जाता है? आर्यावर्त रखा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जैसे जौ है, गेहूं है, चावल है, तंबाकू है। दोस्तों इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को, यानी वैदिक काल में दोस्तों क्या हो जाएगा? ऋग वैदिक काल भी हो जाएगा और उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। ऋग वैदिक काल को दोस्तों दूसरा नाम होता है पूर्व वैदिक काल। क्या होता है? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल कब से कब चला था दोस्तों? तो 1500 ईसा पूर्व से लेके लगभग 600 ईसा पूर्व तक चला था। अब इसमें दोनों काल चली थी दोस्तों। पहला पूर्व उत्तर वैदिक काल चला था, यानी पूर्व
है ना, वैदिक, पूर्व वैदिक काल चला था, ठीक है, पूर्व वैदिक काल चला था। और दूसरा था दोस्तों क्या, है ना, उत्तर वैदिक काल। क्या चला था दूसरा, उत्तर वैदिक काल। क्या चला था दोस्तों, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल कब से चला था, तो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेके, है ना, लगभग 1000 ईसा पूर्व तक कौन चला था, पूर्व उत्तर वैदिक काल। इसे हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका काल कब से चला था दोस्तों, तो 1000 ईसा पूर्व से लेके लगभग 600 ईसा पूर्व तक, लगभग 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो बोल रहा है दोस्तों उस समय लोगों को कौन सा फसल का ज्ञान नहीं था, तो दोस्तों उस समय तंबाकू का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय तंबाकू दोस्तों उत्पादित नहीं होता था, ठीक है। तंबाकू कहाँ का फसल है दोस्तों, तो तंबाकू है यूनान का फसल, और यह यूनान से भारत आया, तब जाकर तंबाकू के बारे में लोग जाने, ठीक है। तो अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 5 करा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठीन, किस नाम से जानता था दोस्तों, बोल रहा है कि यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठीन। तो आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा श्रमण, वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 करा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो बोल रहा है दोस्तों वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो बोल रहा है शतपथ ब्राह्मण, यानी ये ब्राह्मण ग्रंथ का एक भाग है, अथर्ववेद, शुल्क सूत्र, छंदोग उपनिषद, ये उपनिषद का भाग है। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 108 है, याद रखिएगा। ये भी कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ का एक भाग है। अथर्ववेद यानी वेद का ये भी एक प्रकार है दोस्तों। वेद कितने हैं, 4, ये भी याद रखिएगा। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अब ये बोल रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था, तो शुल्क सूत्र था। क्या दोस्तों था, शुल्क सूत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, प्राचीनतम युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, साम्यवेद में। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, जैसे अथर्ववेद है तो अथर्ववेद ऐसे नहीं लिखते हैं, अथर्ववेद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद ऐसे होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो दोस्तों कह रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, साम्यवेद में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या क्या है, 4 है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अच्छा दोस्तों वेद कौन कौन से वेद हैं, तो पहला होता है ऋग्वेद। क्या होता है, ऋग्वेद। दूसरा वेद क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है यजुर्वेद। दूसरा क्या होता है दोस्तों, यजुर्वेद। दूसरा होता है यजुर्वेद। दूसरा होता है दोस्तों यजुर्वेद। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा होता है अथर्ववेद। तीसरा होता है साम्यवेद। और चौथा क्या होता है दोस्तों, तो चौथा होता है अथर्ववेद। ठीक है, तो इस तरह से वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। और वेद कौन सा पुराना वेद है, ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, साम्यवेद। किस वेद में संगीत के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, तो साम्यवेद में संगीत का साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है, ठीक है। और संगीत का सार किस में मिलता है, संगीत का सार मिलता है साम्यवेद में,
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, करा ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, व्यवसाय था। करा ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, व्यवसाय था। क्या होगा दोस्तों आंसर? बताने का प्रयास करिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन। आपका बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आर्यो लोग आए थे सबसे पहले कहाँ पर दोस्तों? पंजाब में। कहाँ पर आए थे? पंजाब। पंजाब में ये लोग निवास स्थान बनाए थे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पशुओं को पाला गया था। क्या किया गया था? पशु को पाला गया। अब पशु को पालन कौन किया था दोस्तों? आर्य लोग किए थे। किसने? आर्य लोग। और आर्य लोग को आने के आधार पर ही भारत का नाम आर्यावर्त पड़ जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, साम्यवेद को। तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पुराना वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और सबसे नया वेद होता है अथर्ववेद। और संगीत के आदि ग्रंथ कह रहा है ना, संगीत के आदि ग्रंथ। तो दोस्तों स से संगीत होता है और स से साम्यवेद होता है। क्या होता है? साम्यवेद। तो संगीत के आदि ग्रंथ क्या होते हैं? साम्यवेद। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 11। कराए प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, सेलुकस है। दोस्तों प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, सेल्यूकस है। कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, कराए कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत है ना, श्रीमद् भगवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों कृष्ण भक्ति का सबसे अद्भुत ग्रंथ और प्रथम ग्रंथ है ना भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, श्रीमद् भगवत गीता। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, करा ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है, भूमि है, ए और बी दोनों, यानी गोधन और भूमि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख कारण क्या था, यानी संपत्ति का प्रमुख जो रूप था वह था गोधन। क्या था? गोधन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, गोधन। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेखन पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेखन पहली बार मिलता है? तो दोस्तों 7वें मंडल, 8वें मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल, किस में होता है दोस्तों? ध्यान से बताइएगा, किस मंडल में शूद्र का उल्लेखन पहली बार मिलता है? तो दोस्तों हो जाएगा शूद्र का उल्लेखन ऋग्वेद के किस मंडल में? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेखन होता है, 10वें मंडल, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 17 है, 18 है, 19 है, 10 है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो पूरे पुराणों की संख्या क्या है? 18 है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण। कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में श्री विष्णु जी ने है ना मछली का अवतार लिया था। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, करा वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? है ना, प्राकृतिक का था, पशुपति का था, देवी माता का था, त्रिमूर्ति का था। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो दोस्तों हो जाएगा प्राचीन की। किसकी? प्राकृतिक की। ठीक है, प्राकृतिक की इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कराए किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए
पुरंदर शब्द का प्रयोग होता है? इंद्र का, अग्नि का, वरुण का, सोम का। तो दोस्तों पुरंदर शब्द का इस्तेमाल होता है इंद्र देवता के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, का शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से है, ज्योतिष से है, गणित से है, खगोल से है। दोस्तों शुल्ब सूत्र जो होता है वह ज्यामिति से संबंध रखता है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 बहुत महत्वपूर्ण है। करा अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यो माँ अमृतगमया कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, वेदांत से, महाकाव्य से, पुराण से। तो दोस्तों अब अस्तो माँ सदगमया ये सब जो है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यो माँ अमृतगमया यहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, उपनिषद से। अस्तो माँ सदगमया, ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कर आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे दोस्तों? आर्य जो थे बाहर से तो आए थे, यूनान से आए थे, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो पहला ऑप्शन में दिया है दोस्तों समातट में, है ना। दूसरा ऑप्शन में दिया प्राग ज्योतिष में, तीसरा में दिया पंजाब में, चौथा में दिया पंचाल में। तो दोस्तों आर्य लोग सबसे पहले आए थे तो कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे, ठीक है। निवास स्थान कहाँ बनाए थे? पंजाब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 21। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था दोस्तों? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? चवार्क ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका आंसर वी इज द राइट आंसर, गौतम ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन है दोस्तों? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है, गौतम है, जैमिनी है, शंकराचार्य है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पतंजलि। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर, पतंजलि। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 का उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, युग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर है? दर्शन पर है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, दर्शन पर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 का आरंभिक वैदिक साहित्य में, है ना, सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन है वैदिक साहित्य में? सिंधु है ना, शतद्री है, सरस्वती है, गंगा है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी किसका जिक्र मिलता है? तो सिंधु नदी का मिलता है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, सिंधु नदी, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 25 बहुत महत्वपूर्ण। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के थे, केकय के थे, पंचाल के थे, विदेह के थे। कहाँ के थे दोस्तों? उपनिषद काल के राजा जो थे अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो दोस्तों जरूर कमेंट में बताने का प्रयास करिए। तो दोस्तों ये राजा कहाँ के थे? तो केकय के थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, केकय, है ना। उपनिषद काल के बारे में बात पूछ रहा है कि उपनिषद काल के समय एक राजा होते थे जिसका नाम था अश्वपति शासक। तो अश्वपति कहाँ के राजा होते थे ये बात पूछ रहा था, केकय के होते थे, ठीक है। वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज तक का 25 प्रश्न रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए क्लास में, नए सेशन में। जय हिंद दोस्तों।